पाकिस्तानी सियासत की तारीख में मज़हब को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की एक तवील और तल्ख़ रवायत रही है। ख़ास तौर पर कुफ्र के फतवे वो हथियार रहे हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दीवार से लगाया गया बल्कि उनकी समाजी और ज़हनी ज़िंदगी को भी मफलूज करने की कोशिश की गई। मियाँ मंजूर अहमद वट्टू की आप बीती जुर्म सियासत का ये इक़्तिबास इसी तल्ख़ हकीकत का आईनादार है जहाँ इक़्तिदार की जंग में मजहबी शनाख्त को निशाना बनाया गया। जब मौलाना मंजूर अहमद चनियोती ने मियाँ मंजूर अहमद वट्टू के कादियानी और काफिर होने का फतवा दिया, 1985 में सूबाई असम्बली का स्पीकर मुंतखब होने के बाद पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत में चेयरमैन ज़िला कौंसिल के वफ़द की क़यादत करते हुए मलेशिया के दौरे पर चला गया। ये वफ़द पाकिस्तान भर से तरतीब दिया गया था, जिसमें चारों सूबों के चेयरमैन ज़िला कौंसिल शामिल थे। मलेशिया का ये यादगार दौरा था, लेकिन जो ही हम लोग वतन वापस आए तो MPA मौलाना मंजूर अहमद चनियोती साहब ने मेरे ख़िलाफ़ कादियानी और काफिर होने का फतवा देते हुए मुझे स्पीकर के मनसब से हटाने के लिए तहरीक पेश कर दी। फिर आगे वो अपनी किताब जुर्म सियासत में क्या लिखते हैं? वो अहमदी थे या नहीं, कुछ बता सकते हैं? मौलाना चनियोती के पड़ोस में अहमदिया जमात का मरकज़ रब्बुआ नया नाम चनाब नगर है। चनियोट के रिहायशी और दीनी रहनुमा की हैसियत से मौलाना की शनाख्त मुल्क भर में एंटी कादियानी की है और वो हर मकाम पर अहमदिया तहरीक को नीचा दिखाने के लिए मुस्तैद रहते हैं। मेरे वालिद साहब चूँकि अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए एक अहमदी के बेटे को पंजाब असेंबली के स्पीकर के ओहदे पर कैसे बर्दाश्त करते, इसलिए उन्होंने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के कि असेंबली का अभी बाकायदा इजलास भी नहीं हुआ था कि मेरे ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा जारी कर दिया। ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। पब्लिक लाइफ मेरी कमज़ोरी थी और उस तर्ज़ ज़िंदगी से मेरा प्यार इश्क की हद तक था, इसलिए शुरू से ही मैं सियासत के मैदान में है ख़तर कूद पड़ा। फिर क्या था, कदम कदम पर कुफ्र के फतवों ने मेरा इस्तकबाल किया। हर सतह के इंतखाब में मेरे सियासी मुखालिफिन ने मेरे ख़िलाफ़ इस हथकंडे को हर सूरत इस्तेमाल किया। अक्सर औक़ात कुछ उलमा हज़रात की खिदमात भी हासिल की गईं और उन्होंने बेदरेग मेरे ख़िलाफ़ लादीन और काफिर के फतवे जारी किए, लेकिन मकामी लोग चूँकि सूरत हाल से वाकिफ़ थे, मेरा पूरा ख़ानदान सुन्नी अल-अक़ीदा है और मेरे ख़ानदान में सिर्फ मेरे वालिद साहब अहमदी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मकामी सपोर्टर और आम आदमी पर इस प्रोपेगेंडा का कोई ख़ास असर नहीं होता था। लेकिन जिस मुसलमान के ख़िलाफ़ कुफ्र का फतवा दिया जा रहा हो, उसके आसाब खा फौलाद के हो, वो मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। ये फतवे सिर्फ सियासी चाल न थे, बल्कि एक इंसान की शनाख्त, उसके ईमान और उसके वक़ार पर बराह रास्त हमला थे। इक़्तिदार की इस कशमकश में ना दलील देखी गई, ना कानून, और ना ही उस समाजी नुकसान का अंदाज़ा लगाया गया जो ऐसे इल्ज़ामात पूरे माशरे में नफ़रत और खौफ की सूरत में फैलता है। ये वाक़या इस तल्ख़ हकीकत को बेनकाब करता है कि हमारे यहाँ मज़हब को अक्सर अखलाकी रहनुमाई के बजाय सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मियाँ मंजूर वट्टू, 14 अगस्त 1939, 16 दिसंबर 2025। ओकाड़ा के वुट्टू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वुट्टू ख़ानदान ओकाड़ा में माशी और सियासी लिहाज से काफ़ी मजबूत है। इसके दीगर अफराद में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ यासीन ख़ान मरहूम, मियाँ मोइन वुट्टू MNA 144 और मियाँ खुर्रम जहांगीर शामिल हैं। मियाँ मंजूर वट्टू पाकिस्तानी सियासत में बड़ा नाम है को मुतअद्दिद ओहदों पर फाइज रहे, जिसमें वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर रहे। कल 16 दिसंबर 2025 को मियाँ मंजूर अहमद वट्टू के इंतकाल के साथ ही पाकिस्तान की सियासत का एक मुतनाज़ा मगर अहम बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वो एक ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर सियासी तन्हाई तक हर मरहला देखा। उनकी ज़िंदगी में सियासी कामयाबियाँ भी रहीं और शदीद मुखालिफतें भी, मगर उन्होंने अमली सियासत से कभी किनारा कशी इख्तियार नहीं की। उनकी वफ़ात इस हकीकत की याद दहानी है कि वक्त के शोर में जिन लोगों पर फतवे लगाए गए, उन्हें काफिर कहा गया और किरदार कशी का निशाना बनाया गया। आखिरकार वो भी तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं और इल्ज़ाम लगाने वाले भी बाकी रह जाते हैं तो सिर्फ सच्चाई,
رویے اور وہ سماجی زخم جو ایسی سیاست نے قوم کو دیے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے۔ میاں منظور احمد وٹو کا یہ بیان محض ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاسی اور سماجی تاریخ کا وہ باب ہے جہاں فتوے، کردار کشی اور مذہبی لیبلنگ کو اقتدار کی سیڑھی بنایا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ کس پر فتویٰ لگا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی اس رویے کا اجتماعی احتساب کیا؟ جب تک سیاست سے نفرت اور مذہب سے انتقام کی آمیزش ختم نہیں ہوگی، ایسے واقعات تاریخ میں دہراتے رہیں گے، اور ہر بار کوئی نیا نام، نیا چہرہ اور وہی پرانا الزام سامنے آتا رہے گا۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔